तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था के अनुरूप या अनुसार ही मुद्रा की पूर्ति को संपादित करता है, मनी सप्लाई को करता है। और मनी सप्लाई अगर अर्थव्यवस्था के अनुरूप है, ठीक है, तो ना तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, और ना ही इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है, जिसे मुद्रा अविस्फीत कहते हैं। अगर इकोनॉमी में मुद्रा इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब होता है कि जितने लोग हैं उसकी अपेक्षा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो गई है। और डिफ्लेशन अगर इकोनॉमी में हमको दिखाई पड़ता है, तो उसका तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति जितनी आवश्यकता थी उससे कम हो गई है। और अगर इन दोनों के बीच में मुद्रा की पूर्ति होती है, तो हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था के अनुरूप कार्य कर रही है। तो जो हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 था, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, उसमें मुख्य और या प्रमुख कार्य भारत में मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखना था। यदि अर्थव्यवस्था में लगातार पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो इसका मतलब होता है कि जो रिक्वायर्ड मनी एम है उसका भी मान बढ़ता जा रहा है। तो उसके नीड्स के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की पूर्ति को लगातार धीरे धीरे यदि बढ़ाती चली जाती है, तो हम कहते हैं कि वास्तव में मौद्रिक स्थिरता पाई जा रही है। तो इस प्रकार जो मौद्रिक स्थिरता स्थिरता होती है, वो इसका ये तात्पर्य नहीं होता कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति हो वो पूरी तरह से स्थिर हो, बल्कि अर्थव्यवस्था के रिक्वायरमेंट के अनुरूप, वहां के लोगों की मांग के अनुरूप मुद्रा की पूर्ति में धीरे धीरे, ठीक है, वृद्धि करना वास्तव में क्रेडिट आपके पास या मौद्रिक स्थिरता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जो हमारे पास साख प्रणाली होती है, ठीक है, साख प्रणाली यानी साख प्रणाली संचालन में, ठीक है, अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, यदि अर्थव्यवस्था में साख प्रणाली तेजी से बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन का मान तेजी से बढ़ जाएगा, और साख प्रणाली अगर कम हो जाती है तो डिफ्लेशन हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन दोनों के मध्य स्थिरता को बनाए रखता है। अब हमारे पास जो केंद्रीय बैंक होता है, केंद्रीय बैंक के नाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक के सारे कार्य करने पड़ते हैं, जो एक सेंट्रल बैंक का, क्योंकि आरबीआई को हमने सेंट्रल बैंक का दर्जा दिया है, तो सेंट्रल बैंक को जितने कार्य करने पड़ते हैं आरबीआई को उतने कार्य संपादित करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों को दो भागों में बांटूं, तो पहला उसका पार्ट बन जाता है केंद्रीय बैंकिंग के कार्य, केंद्रीय बैंकिंग के कार्य, और दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है साधारण बैंकिंग के कार्य। दो रूपों में इनके कार्यों को हम लोग विभाजित कर सकते हैं। तो दो रूपों में इनके कार्यों को जब हम विभाजित करते हैं, तो हमें केंद्रीय बैंकिंग के कार्य के रूप में और साधारण बैंकिंग के कार्य के रूप में इनके कार्य मिलते हैं। तो पहला मेरा पास आता है केंद्रीय बैंकिंग के कार्य। केंद्रीय बैंकिंग के कार्य जो आपके पास है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन के नाम से ये जो आपके होते हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है आपका इशू ऑफ पेपर करेंसी। ठीक है, यानी नोट निर्गमन, नोट निर्गमन, ये पॉइंट आता है कि जो आपका देश का केंद्रीय बैंक होता है उसको नोट निर्गमन की पावर दी जाती है। इस पॉइंट से, इस हेडिंग के अंतर्गत, नोट निर्गमन के अंतर्गत आपको ये 4 स्टार मैं इसको क्वेश्चन देता हूं, और 4 स्टार क्वेश्चन नाम देने का मतलब ये होता है कि इसमें से
एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा, तो इसको गंभीरता से आप देखिएगा। ठीक है, नोट निर्गमन की पावर केवल एक बैंक को दी जाती है, वो भी केंद्रीय बैंक को या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इसके पीछे कारण ये होता है कि भारत में नोटों में एक रूपता बनी रहे, यानी नोटों में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, अर्थात अर्थव्यवस्था में कितने चलन में नोटें हैं वो सारी नोटें समान रहे, इससे गवर्नमेंट के ऊपर आपका विश्वास बना रहेगा। दूसरा, अर्थव्यवस्था में कितनी मात्रा में नोटे का सर्कुलेशन हो रहा, इसकी भी जानकारी अर्थव्यवस्था में हो, इसलिए केंद्रीय बैंक को या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट जारी करने की पावर दी जाती है। ठीक है, नोट जारी करने की पावर दी जाती है और इसके अंतर्गत इन्होंने कानूनी दृष्टि से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोट परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, जिसे हम लोग कन्वर्टिबल पेपर मनी, ठीक है, कहा जा सकता है। और लेकिन इसके पीछे जो आपके पास पूर्ण मूल्य की बहुमूल्य धातुएं हैं, इसको देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो भारत में जो नोट निर्गमन की व्यवस्था है वो हमारे देश में 1956 में, ये पॉइंट आपका नोट रखना, एग्जाम में कई बार ये डेट पूछी गई है, जो भारत में नोट निर्गमन किया जाता है वो 1956 में न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली, न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के आधार पर किया जाता है। न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली, यानी इसके अंतर्गत ही आपको न्यूनतम मुद्रा कोष रखना होगा और जिसके आधार पर आप चाहे जितनी नोटें इकोनॉमी में छाप सकते हैं। ठीक है, नवंबर 1957 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार नोट के बदले परिसंपत्ति के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है, 1957 में न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के अंतर्गत एक संशोधन हुआ और जिसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का आपका सरकारी प्रतिभूतियां तथा गोल्ड रखना आवश्यक है और इसके आधार पर आप चाहे जितनी करेंसी छाप सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास डेट पॉइंट जरूर याद रखना। हमारा जो एक्ट था मिनिमम रिजर्व सिस्टम वो 1956 में आया था और मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत जो ये आपके अमाउंट का मान है 200 करोड़ रुपए, इसका मान का जो आपका संशोधन हुआ था, पहले 400 करोड़ रुपया था जो घटा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1957 में 200 करोड़ रुपए रख दिया और 200 करोड़ रुपए के अंतर्गत सोना, ठीक है, प्लस सरकारी प्रतिभूतियों को इसके अंतर्गत रखा गया। सरकारी प्रतिभूतियों, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इसके पीछे रखा गया और इस प्रकार जो भारत में आज नोट निर्गमन किया जाता है, ठीक है, और इसमें क्या होता, आपका 115 करोड़ रुपए मूल्य का सोना, सोने का कितना होना चाहिए, 115 करोड़ रुपए का सोना, 200 करोड़ में 115 करोड़ रुपए का आपको गोल्ड रखना होगा तथा 85 करोड़ रुपए जो आपका बचता है इसके बराबर का सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूतियां का मतलब होता है जो बॉन्ड पेपर होते हैं जो गवर्नमेंट आपके कंपनी में या अदर कंपनी में लगे होते हैं, उन सिक्योरिटी पेपर्स को आपको एज ए रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके पहले न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के पहले अनुपातिक कोष प्रणाली चलती थी। अनुपातिक कोष प्रणाली के अंतर्गत एक अनुपात में आपको नोट करेंसी इशू करने के पूर्व आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ता था, वो गोल्ड होता था, पेपर सिक्योरिटीज होते थे। लेकिन भारत में लगातार पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी लगातार बढ़ती चली गई, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अनुपातिक मुद्रा कोष प्रणाली को छोड़ना पड़ा। ठीक है, क्योंकि भारत को अगर नोट छापने थे तो अनुपातिक मुद्रा कोष प्रणाली के अंतर्गत आपको उसी अनुपात में गोल्ड तथा प्रतिभूतियां रखना अनिवार्य था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतना अधिक नहीं हो पाता था जिससे नोट नहीं छाप पाती थी और अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में क्राइसिस ऑफ द मनी हो जाती थी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1956 में न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली सिस्टम को अपनाया और 1957
1957 में एक संशोधन करके इस अमाउंट को 200 करोड़ रुपए कर दिया, और इस अमाउंट को 200 रुपए 200 करोड़ करने के बाद इसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड तथा 85 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां रखी गई। और अगर इतना आपके पास रिजर्व मौजूद है तो आप कितनी भी नोटें पब्लिश कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस अमाउंट को आपको अपने पास अभी भी रखना होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है कि ये कब से चालू हुआ। एक आपका प्रश्न यहां से बन जाता है, मोस्टली मैंने देखा मोस्टली एग्जाम्स में ये बनता, तो एक प्रश्न आपका ये पॉइंट जरूर एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूनतम मुद्रा भारत में कौन सा कहते हैं मुद्रा कोष प्रणाली लागू है। तो आपका पहला प्रश्न बन जाएगा यहां से, न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली लागू, ये कब से लागू हुई? 1956 में। भारत में जो 200 करोड़ रुपए का रखा गया मिनिमम रिजर्व, वो कब लागू किया गया? 1957 में। 200 करोड़ रुपए के अंतर्गत क्या क्या रखा गया? तो 115 करोड़ रुपए का सोना, ठीक है, तथा 85 करोड़ रुपए का सरकारी प्रतिभूतियां। तो ये आपका दूसरा प्रश्न, ये आपका तीसरा प्रश्न। इस प्रकार से 2 3 4 प्रश्न यहीं से आपके उठाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको नोट जरूर रखिएगा। ठीक है, तो भारत में जो हमारे पास ये न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली है, इस न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के अंतर्गत हमारे पास नोट निर्गमन किया जाता है। इसका प्रेजेंट टाइम में एक अलग से विभाग ही ओपन किया गया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो नोट पब्लिकेशन का है उसका डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया गया है, और इसको इशू डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इशू डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसका स्थित विवरण बैंकिंग विभाग से अलग रखा गया है। और ये क्या होता है, आप अपना क्या कहता है अर्थव्यवस्था में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नोट को पब्लिश करके इकोनॉमी में डालता रहता है। भारत में व्यापारिक दृष्टि से अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, कमर्शियल दृष्टि से, तो अक्टूबर नवंबर से अप्रैल मई तक का काल जो माना जाता है वो बीजी सेशन माना जाता है, जिसमें सबसे अधिक मुद्रा की मांग या साख की मांग पाई जाती है। कौन कौन सा आपका टाइम है? पहला आपका कार्यकाल माना जाता है अक्टूबर नवंबर को। अक्टूबर नवंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि जो साख यानी मुद्रा की मांग सबसे ज्यादा होती है अक्टूबर और नवंबर में। नवंबर में, ठीक है। और दूसरा इनका अंतर्गत कार्यकाल जो माना जाता है वो माना जाता है अप्रैल मई को। अप्रैल मई को। तो ये जो आपके पास दो टाइम हो पीरियड होते हैं, इसको सबसे व्यस्ततम काल या बिजी सेशन के रूप में माना जाता है। ठीक है, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लोगों को मनी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और मनी की आवश्यकता होने से अगर मनी की सप्लाई थोड़ी सी कम हो गई तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के रूप में आपको दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, या डिफ्लेशन के रूप में आपको दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, और आपका इसके विपरीत आपका जो काल होता है, जैसे मई से जून तक, क्योंकि अप्रैल से मई तक बिजी का कहा है समय, तो मई से जून तक एंड सितंबर अक्टूबर को ये आपका शिथिल काल के रूप में, शिथिल काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रकार से स्लैक सेशन के नाम से जाना जाता है। तो यह पॉइंट आपको नोट रखना होगा कि हमारे यहाँ इकोनॉमी में जो डिमांड ऑफ मनी है वो कब ज्यादा होती है और डिमांड ऑफ मनी कम इकोनॉमी में कम होती है। ये दोनों को जानना बहुत अधिक जरूरी होता है। अब हमारे पास दूसरा इनका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, देखो पहला काम तो मैंने देख लिया, नोटों का निर्गमन करना केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य होता है, और वो भी न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के अंतर्गत जो भारत में नोटों को छापा जाता है। दूसरा केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य होता है साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल करना। क्रेडिट कंट्रोल करने का मतलब होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए क्रेडिट होता क्या, क्रेडिट विस्तार क्या होता है, साख विस्तार क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इस विषय पर
चर्चा करेंगे। साख का मतलब होता है एक प्रकार से मनी। साख का मतलब क्या होता है? मनी। मनी को विस्तार करना, लोगों के हाथों में अधिक से अधिक मुद्रा दे देना, हाथों में अधिक से अधिक मुद्रा को पहुंचाना, अधिक से अधिक मुद्रा को हाथों में पहुंचाना, मनी को, वो कहलाता है साख विस्तार। जब साख विस्तार होता है तो उसके परिणाम स्वरूप लोगों के हाथों में मनी होती है। जब लोगों के हाथों में मनी होती है तो उसके परिणाम स्वरूप लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, अगर आपके हाथ में मुद्रा होगी तो क्रय शक्ति बढ़ जाती है, और जब क्रय शक्ति बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य तेजी से बढ़ता है। आप जानते हो कि जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार होता है तो अर्थव्यवस्था में आपके जो लक्षण होते हैं वो इन्फ्लेशन के दिखाई पड़ते हैं, मुद्रास्फीति के दिखाई पड़ते हैं। दैट इज नोटेबल पॉइंट। ठीक है, तो जब अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन फैलने लगता है तो केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ये समझ लेता है कि अर्थव्यवस्था में साख विस्तार होने लगा है, तो इस साख विस्तार को साख नियंत्रण में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इस साख विस्तार को रोकने के लिए, आप, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर साख विस्तार को नहीं रोका जाएगा, लगातार आपके हाथ में मुद्रा पहुंचती जाएगी, तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी किसका? मुद्रा स्फीति के रूप में। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, साख नियंत्रण का तरीका अपनाती है और कोशिश करती है कि आपके हाथों में कम से कम मुद्रा हो। ठीक है, आपके हाथों से मुद्रा को हाथों से मुद्रा को वापस लेना चाहती है, वापस ले लेना साख नियंत्रण कहलाता है। अब कैसे ले लिया जाए, उसके लिए तरीका अपनाया जाता है। सबसे पहले ब्याज की दरें ज्यादा की जाती हैं। जब ब्याज की दरें ज्यादा की जाती हैं तो इंसान क्या करता है, अपनी मनी में ब्याज ज्यादा जब पाता है तो अपने हाथ से मुद्रा उठा करके बैंक में डिपॉजिट कर देता है, बैंक में जमा कर देता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, लोन कम लेता है। जब ब्याज की दरें ज्यादा होती हैं तो लोन अमाउंट आपका क्या हो जाता है, इकोनॉमी में कम हो जाता है, तो हाथों से मुद्रा कम हो जाती है। तो साख नियंत्रण का सीधा मतलब यह होता है कि अर्थव्यवस्था में लोगों की हाथ से मुद्रा को हटा लो। जब मुद्रा कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जिससे क्रय शक्ति कम हो जाएगी, और क्रय शक्ति कम होगी तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रुक जाएगा। तो इस प्रकार आगे हम टॉपिक पे इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैसे वो साख विस्तार करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कमर्शियल बैंक कैसे इस पे लोग योगदान देते हैं। ठीक है, और साख नियंत्रण के क्या तरीके होते हैं, इन सब पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये दो टॉपिक आपके अलग से बन जाते हैं। ठीक है, पहले हम सबसे चर्चा करेंगे साख विस्तार कैसे किया जाता है, साख विस्तार गुणक कैसे काम करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे हम आपके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा ये आप समझ लीजिए कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है तो उसे हम लोग साख विस्तार की संज्ञा देते हैं, और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाता है तो उसे साख संकुचन का नाम देते हैं। ठीक है, साख नियंत्रण के लिए कई तरीके होते हैं, जिसमें परिमाणात्मक तरीका और गुणात्मक तरीका, दो प्रकार के तरीके अपनाते हैं। परिमाणात्मक तरीका और दूसरा आपके पास गुणात्मक तरीके के द्वारा साख नियंत्रण किया जाता है। दोनों की चर्चा हम करेंगे। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है। और परिमाणात्मक तरीके के अंतर्गत जो आपके पास विधियां हैं, तो गुणात्मक तरीके के अंतर्गत विधियां, उससे जरूर प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपका हॉट क्वेश्चन हो जाता, बहुत अधिक इसमें से प्रश्न आते हैं। ये परिमाणात्मक मेथड कौन कौन से है, गुणात्मक मेथड कौन कौन से, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये एक तो बात क्लियर हो गई कि साख विस्तार का मतलब होता अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अधिक हो जाना साख विस्तार कहलाता, और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाता तो साख संकुचन कहलाता। साख नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक के द्वारा संपादित किया जाता है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारे पास होता है
तीसरा पॉइंट होता है बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना। बैंकिंग व्यवस्था का निगमन करना। जो आपके पास बैंकिंग व्यवस्था है, रेगुलेशन ऑफ द बैंक, क्योंकि ये बैंक केंद्रीय बैंक होता है, यह सभी बैंकों का बैंक होता है और सभी बैंकों के लिए रूल्स बनाता है कौन? यही बैंक बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक बनाता है। तो ये प्रत्येक बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है। पहले निगमन के अंतर्गत सारे बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट आता है, ये क्या होता है? किसी भी बैंक के निरीक्षण का कार्य कर सकता है। ठीक है, जाकर के उसको चेक कर सकता है। तो निरीक्षण का कार्य कौन करेगा? केंद्रीय बैंक करेगा। तीसरा पॉइंट आपका हो जाता है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी को अथवा बैंकिंग कंपनियों को किसी विशेष प्रकार के लेन देन करने से रोक सकता है। ठीक है, तो बैंकिंग आपके पास कंपनी के जो लॉ हैं, बैंकिंग कंपनी के लॉ को इंप्लीमेंट करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका हो जाता है अल्पकाल में जो रक्षित कोष होते हैं उनमें छूट प्रदान करना। अल्पकाल में रक्षित कोष जो आपके पास रिजर्व फंड होते हैं उन पर, ठीक है, रक्षित फंड पे छूट प्रोवाइड करना। पांचवा पॉइंट आपका हो जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अधिकार दिया गया है कि बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त कर व उनके वेतन आदि से संबंधित नियम बनाए तथा उनको स्वीकृत प्रदान करे। ठीक है, तो जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, इनके नियुक्ति तथा उनके वेतन से संबंधित क्या होते हैं? वेतन से संबंधित नियमों को बनाया जाता है। छठा पॉइंट आपका हो जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अधिकार है कि वो बैंकों से विविध प्रकार के विवरण एवं सूचनाएं प्राप्त करें। विविध प्रकार के विविध प्रकार के विवरण एवं सूचनाएं प्राप्त करें। बैंकिंग कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ एकीकरण करने के लिए रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर दो बैंक आपस में मर्ज होते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेना अनिवार्य होता है। तो सातवां आपका पॉइंट होता जाता है कि जो आपके पास एकीकरण है, बैंकों का एकीकरण, आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा बहुत से ज्यादा से बैंक आपस में एकीकरण हुए हैं। तो ये परमिशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही प्रदान करती है। ठीक है, आठवां पॉइंट है प्रत्येक बैंक को अपनी नई शाखा की स्थापना तथा पुरानी शाखाओं के स्थान परिवर्तन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे एसबीआई ने क्या किया, एक नई ब्रांच ओपन कर दे और आपको पता ही न चले। ठीक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता ही न चले कि आपने कितनी ब्रांच ओपन करते चले गए हैं। तो जो भी आप ब्रांच बनाएंगे, शाखा बनाएंगे, उस शाखा को रजिस्ट्रेशन के पहले या ओपन करने से पहले आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहां तक कि आप अगर प्लेस चेंज करते हैं तो प्लेस चेंज का भी परमिशन आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेनी पड़ेगी। 1992 के बाद इसमें कुछ छूट प्रदान की गई और इस छूट में क्या हुआ कि इस दिशा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही परमिशन देता कि आप क्या करोगे। तो लेकिन कुछ हल्का सा इसमें ढील प्रदान की गई, लेकिन बहुत अधिक ढील प्रदान नहीं की गई। रिजर्व बैंक किसी भी बैंक अथवा सभी बैंकों की ऋण नीति पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। ठीक है, जो लोन पॉलिसी होती है, मैंने आपको डिस्कस किया था मॉर्निंग में कि जो ऋण नीति होती है, और मैंने बताया था कि जो आपके कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनकी ऋण नीति थोड़ी सी सुगम ज्यादा होती है, लेकिन बहुत अधिक डिफरेंस या अंतर नहीं आएगा।
आपने देखा होगा होर्डिंग्स लगे होते हैं कि आप अपना पैसा 4 साल में डबल कर लीजिए, 5 साल में डबल कर लीजिए। ठीक है, आरबीआई छूट तो प्रदान करता है, ठीक है, कुछ टाइम लाइबिलिटीज बैंक को दिया जाता है कि बैंक थोड़े बहुत ब्याज के दर में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन बहुत अधिक अंतर नहीं हो सकता। तो जो ऋण नीतियां होती हैं, ठीक है, कि एक बैंक आपको 10% में लोन दे और दूसरा बैंक क्या करे मात्र 5% पे लोन दे, इतना डिफरेंस नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। आपका 1 या 2% पे एक बैंक 10% पे लोन दे तो दूसरा बैंक 9.30% पे लोन दे, इतना पॉसिबल हो सकता है कि बैंक अपना मार्जिन या प्रॉफिट कम ले रहा है और आपको कम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड कर रहा है, इतना मार्जिन तो वो रिक्वायर्ड है। लेकिन इससे ज्यादा मार्जिन अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऋण नीतियों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से निगाह अपना बनाए रखता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों का जो CRR है, 10 पॉइंट है, जो आपका कमर्शियल बैंकों का कैश रिजर्व रेशियो है, ठीक है, जो आपका SLR है, इसका भी निर्धारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है कि कैश रिजर्व रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना होगा। ये हम इसकी चर्चा विस्तृत रूप से क्या कहते हैं साख नियंत्रण के अंतर्गत करेंगे। तो इसका निर्धारण भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पर्यवेक्षण विभाग है, ठीक है, और पर्यवेक्षण विभाग का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, ठीक है, DOS, ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना की गई है और जिसके अंतर्गत वो पूरी तरह से ऑब्जर्व रखेगा और ये क्या करता है, बोर्ड ऑफ फॉर फाइनेंस सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहा है। और इसके अलावा 1966 से बैंकिंग नियम अधिनियम सहकारी बैंकों पर भी लागू किया गया है, ठीक है, क्योंकि पहले सहकारी बैंक हमने बताया था ना कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे उसके शेड्यूल में नहीं आते थे, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर बैंकिंग नियम अधिनियम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सहकारी बैंकों पर भी लागू किया गया है, ठीक है। और इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काफी नियंत्रण सहकारी बैंकों के ऊपर स्थापित हो गए हैं, ठीक है। इसके बदले में इन्हें वे सब सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं जो वाणिज्यिक बैंकों को सुविधाएं प्राप्त की जा रही हैं। तो बैंकिंग अधिनियम आपका 12 पॉइंट है। 1966 में जो 66 में हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना, जिसके अंतर्गत जितने आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसको भी इनके दायरे में लिया गया, क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी एक्ट के अंतर्गत 1994 के अंतर्गत उस शेड्यूल में शामिल नहीं थे, इनको भी मॉनिटरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो 1966 में एक रेगुलेशन बना करके जो आपके पास सहकारी बैंक है इनको भी सम्मिलित किया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन पर भी कंट्रोल बनाए रखता है। तो देखिए इतना पॉइंट्स है आपका बैंकिंग व्यवस्था का निगमन करना। तो इतने पॉइंट्स यानी ये केंद्रीय बैंक के कार्य हैं जो बैंकिंग व्यवस्था को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए इतनी एक्टिविटी संपादित करती है। ये पॉइंट आपको नोट करना इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो आपके पास क्या होता है, वाणिज्यिक बैंकों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक शेड्यूल बैंक्स होते हैं, एक नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो वे बैंक जिनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय शेड्यूल में सम्मिलित नहीं होते हैं वो आपके पास नॉन शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। ये पॉइंट आपको नोट रखना है कि दो उनकी अनुसूची है, प्रथम अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची। जिसका नाम द्वितीय अनुसूची में नहीं है उसको नॉन शेड्यूल बैंक के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और अनुसूचित बैंकों को शेड्यूल बैंक को जो आपके पास कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसको प्रथम अनुसूची में जगह मिली है और दूसरे अनुसूची में नॉन शेड्यूल बैंक्स को जगह प्रदान की गई है, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका, ये तीसरा पॉइंट आपने समझा कि बैंकिंग व्यवस्था क्या होती है। चौथा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, फोर्थ पॉइंट, दैट इज बैंकों का बैंक। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये बैंकों का बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है, सारे बैंकों का ये हेड होता है तथा अंतिम ऋणदाता होता है, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, ठीक है। फाइनल जो आपके पास क्या होता है, ठीक है,
लास्ट रिसोर्ट होता है, अंतिम ऋणदाता होता है, तो ये बैंकों का बैंक होता है। अगर बैंक के पास पूंजी कम पड़ जाती है तो कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूंजी देगी। ठीक है, और बैंकों को, बैंक देखो सबको लोन देते हैं, एसबीआई से आप सब लोग लोन लेते हो, लेकिन अगर बैंकों को कभी लोन की आवश्यकता पड़ती है तो किससे लोन प्राप्त करते हैं? वो लोन प्राप्त करते हैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो इस प्रकार हमें इसे अंतिम ऋणदाता के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये आरबीआई क्या करता है, वो सारे बैंकों पर नियंत्रण रखता है और उन बैंकों को अंतिम रूप से ऋण प्रदान करने का दायित्व भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। तो जितना अर्थव्यवस्था में आपके पास लोन की रिक्वायरमेंट है, जैसे एसबीआई आपका कमर्शियल बैंक है, पीएनबी आपका है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे बैंक क्या करते हैं? इन लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। और इनकी मॉनिटरिंग कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जब इन बैंकों को लोन की आवश्यकता होती है, जैसे ये सब इनको तो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, आम आदमी को, पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कभी कभी बैंक को आवश्यकता होती है लोन की, तो उसको कौन लोन प्रोवाइड करता? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार से ये बैंकों का बैंक होता है। इन सारे बैंकों पर क्या होता है? नजर रखता है कि किस रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कितना हो रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही निगरानी में संपूर्ण कार्य होता है। और अंतिम ऋणदाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जो बैंकों को भी लोन प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो बैंकों को जो फाइनल आपके पास लास्ट रिसोर्ट होता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रदान करता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका पांचवा हो जाता है सरकार का बैंकर। सरकार का बैंकर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गवर्नमेंट के सारे जितने गवर्नमेंट इंटरप्रेन्योर्स होते हैं या गवर्नमेंट के जितनी निधियां होती हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इनके अकाउंट्स होते हैं, जिस पर ब्याज नहीं मिलता, 0% ब्याज ये प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का बैंक है, तो उस पर वो ब्याज क्या प्रदान करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सरकार बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार तथा राज्यों के बैंकर, एजेंट और सलाहकार का काम करता है। ठीक है, तो ये बैंकर का काम दे करता है, ठीक है, एजेंट का भी काम करेगा, ठीक है, और सलाहकार का काम करेगा। ये तीन काम प्रदान करते हैं बैंक, भारतीय मतलब भारत सरकार की तरफ से या राज्यों के बैंक के रूप में ये कार्य करता है। ये सरकार की नगदी जमा करता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट में जितना, जैसे रेलवे से जितना पैसा हुआ, ये सारी की सारी नगदी जमा करेगा। नकदी जमा करना इन बैंकों का कार्य होता है, किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को होता है। तथा अन्य संस्थाओं या लोगों द्वारा सरकार को चुकाई जाने वाली राशि वसूल करके सरकार के हिसाब से जमा कर देता है। जैसे आप कहते हैं ना, ट्रेजरी में सारा जमा हो जाता है, तो गवर्नमेंट के पास हम लोग जमा करते हैं, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही चला जाता है। ठीक है, सार्वजनिक ऋणों का प्रबंधन भी यही करता है। जो गवर्नमेंट लोन लेती है, तो उसको भी मैनेजमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और उसके आधार पर काम चलाऊ ऋण प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में यह सरकार के बैंक के रूप में भी अपना रोल अदा करता है, रोल निभाता है। अगला है विनिमय नियंत्रण का कार्य। विनिमय नियंत्रण का कार्य, जो आपके पास एक्सचेंज कंट्रोल होता है, उसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। अब इसका देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट देखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे पास विदेशी मुद्रा स्टॉक होती है, फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, ये आपके पास कौन स्टोर करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, विदेशों से जितनी विदेशी मुद्रा आती है, विदेशों से जितनी मुद्रा आती है, उसका रिजर्व केंद्रीय बैंक के पास होता है। अब लोग क्या करते हैं? इसके पास जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ये इंडियन रुपीज देते हैं और इंडियन रुपीज के बदले में फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। इसके पास हर प्रकार की फॉरेन करेंसी होती है, दैट इज डॉलर, दैट इज पॉन्ड, ठीक है, ये एन, युआन, जो भी जितने प्रकार की करेंसी होती है, सब इसके पास होते हैं। किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। लेकिन
इसमें देखो बहुत अमीर लोग होते हैं, वो लग्जरियस कमोडिटी खरीदने के लिए क्या करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि मुझे BMW कार चाहिए और इसके लिए आप मुझसे पैसा लीजिए और मुझे उसके बदले में फॉरेन करेंसी प्रदान कीजिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फॉरेन करेंसी तो लिमिटेड है, तो सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी देखती है। अगर अर्थव्यवस्था में मेडिकल इमरजेंसी ज्यादा है तो सबसे पहले वो मेडिकल इमरजेंसी के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान करेगा, ना कि लग्जरियस कमोडिटी के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो विनिमय नियंत्रण का कार्य होता है, जो एक्सचेंज कंट्रोल होता है, उस पर बहुत अधिक मॉनिटरिंग रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य होता है। ठीक है, तो जो ये फॉरेन एक्सचेंज रखना, जो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में, क्योंकि अमीर लोग लग्जरियस कमोडिटी के लिए फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ये आरबीआई की जिम्मेदारी हो जाती है कि मुझे किस मद के लिए कितनी फॉरेन एक्सचेंज देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको फॉरेन एजुकेशन के लिए भी आपको फॉरेन एक्सचेंज देना है। ठीक है, मेडिकल के लिए, ठीक है, आवश्यक नेसेसरी कमोडिटीज के लिए, ठीक है, कभी कभी आपके पास फूड ग्रेन कम हो जाते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आवश्यक वस्तुएं कम हो जाती हैं, तो उसके लिए भी फॉरेन करेंसी रिजर्व को मेंटेन करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये देखती है कि किस आइटम पर हम कितना फॉरेन रिजर्व खर्च कर रहे हैं, उस पर मॉनिटरिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर गवर्नमेंट ऐसे ही बिना पूछे कि आपको क्या कितनी रिक्वायरमेंट है, तो जितने लग्जरियस कमोडिटी का सेवन करने वाले लोग होंगे, जैसे फॉरेन की वाइन का प्रयोग करने वाले लोग होंगे, वो तुरंत यहां पर फॉरेन करेंसी रिजर्व को ले लेंगे, परचेज कर लेंगे और उसका प्रयोग कर लेंगे, जो आपके लिए समस्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आपको कैपिटल की आवश्यकता होगी, विदेशी मशीनों की आवश्यकता होगी, तब फॉरेन रिजर्व आपको नहीं उपलब्ध होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन करेंसी रिजर्व जो इनके पास उपलब्ध होता है, वो सबका कोटा बना दिया जाता है कि हमारे पास जो मेडिकल है, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए इतना फॉरेन करेंसी रिजर्व प्रदान किया जाएगा, इतना नेसेसरी गुड्स के लिए होता है, इतना एजुकेशन के लिए होगा। तो सारा का सारा कोटा डिटरमाइन कर दिया जाता है और उसी कोटा के अंतर्गत आपको फॉरेन करेंसी रिजर्व प्रदान किया जाता है। अगर वो कोटा तुरंत समाप्त हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद वो कोटा जारी नहीं किया जाता। तो अर्थव्यवस्था में सभी सेक्टर्स को ध्यान में रख करके विदेशी मुद्रा का यहां पर प्रबंधन या उपलब्धता को बनाए रखा जाता। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दायित्व हो जाता कि आप किस मद के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करा रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी में अगर आपने लग्जरियस कमोडिटी के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करा दिया और मेडिकल, एजुकेशन, मशीनों के लिए आपने नहीं उपलब्ध कराया, तो इकोनॉमी की स्पीड बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जो फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी है, उसको कंट्रोल करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जो फॉरेन करेंसी कंट्रोल करना होता है। और इस फॉरेन करेंसी कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे सेक्टर्स का ध्यान रखता है और उसी के अनुसार, ठीक है, अर्थव्यवस्था के रिक्वायरमेंट के अनुसार फॉरेन करेंसी की उपलब्धता को करता है। तो इस तरह नहीं कि मतलब सारे सेक्टर को जितना चाहे फॉरेन करेंसी उपलब्ध करा दे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बल्कि इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के अनुसार वो फॉरेन करेंसी को उपलब्ध कराता है। तो ये छठा नंबर आपका जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, विनिमय नियंत्रण विभाग। और ये विनिमय नियंत्रण विभाग सारे सेक्टर्स के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके विनिमय, ठीक है, विदेशी विनिमय को उपलब्ध कराता है। अगला पॉइंट आपका हो जाता है 7 पॉइंट, कृषि साख की व्यवस्था करना। कृषि साख की व्यवस्था करना, ठीक है, एग्रीकल्चर जो क्रेडिट होता है उसको क्या करना, उपलब्ध करना। प्रारंभ से ही बैंक एक पृथक कृषि विभाग था जिसका कार्य था कृषि साख संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करना,
ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसके लिए बहुत अधिक सीरियस रहता है, और एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए वो अलग से एक डिपार्टमेंट ही बना के रखा, जिसके अंतर्गत, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमारे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मैंने आपको बताया कि 55% से लेकर के 60% तक की पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंड है। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की स्पीड कम हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रेडिट है वो कम हो गया, तो अर्थव्यवस्था के लिए प्रॉब्लम जनरेट कर देगा। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत केयरफुली इस सेक्टर को देखता है, और इस प्रकार कृषि साख का अध्ययन करना पहला इसका कार्य है कि कृषि साख की कितनी आवश्यकता होती है। दूसरा, एडवाइज करना, सारे बैंकों को कृषि साख से संबंधित सलाह प्रदान करना आप आरबीआई करता है। दूसरा, कृषि पूर्णतया सहायता प्रदान करने के लिए 1956 में रिजर्व बैंक ने दो कोष बनाए। एक आपका बनाया नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट, ठीक है, जिसको लॉन्ग टर्म ऑपरेटिव फंड कहा जाता है, और दूसरा आपका बनाया गया जो राष्ट्रीय कृषि साख कोष बनाया गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन को उपलब्ध कराने के लिए दो प्रकार के फंड बनाए गए थे। ठीक है, पहला फंड आपका है दीर्घकालीन लोन प्रदान करता है, नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट। नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट ये लॉन्ग टर्म लोन को प्रोवाइड करेगा, और दूसरा नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट जो सस्टेनेबल फंड को उपलब्ध कराएगा। नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट ये सस्टेनेबल या स्टेब्लिश फंड को उपलब्ध कराएगा, और ये लॉन्ग रन फंड को उपलब्ध कराएगा। तो 1956 में इस प्रकार का नैक एक प्रकार से कहते हैं ऑपरेशन किया गया, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के लोन प्रदान किए जाते हैं। और इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो साख की आवश्यकता होती है, वो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी साख इनको उपलब्ध होती चली जाती है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर की जो कृषि आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए 1975 में एक अलग सेक्शन खोला गया था, जिसको आरआर बीज के नाम से जाना जाता है। और वाणिज्यिक बैंकों को आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक, कॉमर्शियल बैंकों को आदेश किया था कि आप इनको फाइनेंस से संबंधित सुविधाओं को क्या करेंगे, देखेंगे और फाइनेंस को अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1900 आपने देखा होगा 19 इसके पूर्व 1963 में कृषि पुनर्वित्त निगम ओपन किया गया था। कृषि पुनर्वित्त निगम ओपन किया गया था, और इस कृषि पुनर्वित्त निगम के अंतर्गत, ठीक है, आरबीआई का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपका जब एग्रीकल्चर सेक्टर की नीड्स को नहीं पूरा किया गया हो सका, तो जुलाई में आपका जो आरबीआई था उसी ने हेल्प किया। जुलाई 1982 में आपका क्या हुआ, नाबार्ड की स्थापना की गई, ताकि एग्रीकल्चर फाइनेंस को प्रॉपरली अवेलेबल कराया जा सके, और 100 करोड़ रुपए की पूंजी भारत सरकार द्वारा तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समान अनुपात में नाबार्ड में लगाया गया था। ठीक है, तो नाबार्ड जब ओपन किया गया तो प्रारंभिक इसकी पूंजी 100 करोड़ रुपए थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आपके पास रिजर्व बैंक दोनों की समान अनुपात में पूंजी लगाई गई थी जब हमारा नाबार्ड ओपन हुआ था। तो इस प्रकार ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसके लिए क्या होता है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रारंभ से इसको लेकर के बड़ा सीरियस रहा, और इसको क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट ही ओपन करके बैठा। जो आपका आठवां इंपॉर्टेंट आपका हो जाता अन्य कार्य, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं अन्य कार्य, और इसके अंतर्गत आपके अन्य कार्य होते हैं जैसे समाशोधन का कार्य। समाशोधन का कार्य, ठीक है, ये क्लियरिंग का होता है। जैसे हम विदेश से ए कंट्री है, बी कंट्री है, ये दोनों आपस में ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने के बाद जब क्लियरिंग का मामला आता है कि आपने कितना हमको कमोडिटी दिया और हमसे कितनी कमोडिटी लिया, तो ये क्लियरिंग होती है। लास्ट में फाइनेंसिंग का काम होता है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही होता है। ठीक है, कि आपको इतनी देनदारी है, आप कितनी लेनदारी है, दोनों को देनदारी और लेनदारी माइनस करने के बाद क्या हुआ, तो ये जो समाशोधन का कार्य होता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। दूसरा,
इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रदान करना, औद्योगिक वित्त, मैंने आपको बताया था औद्योगिक सेक्टर के लिए बैंक खोले गए थे, औद्योगिक डेवलपमेंट के लिए बैंक खोले गए थे। तो औद्योगिक जो होता है उसका वित्त प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? वो वास्तव में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत औद्योगिक विकास बैंक, आईडीबीआई, ठीक है, आईडीबीआई, आईडीबीआई, इसको ओपन किया गया था 16 फरवरी 1976 को, 16 फरवरी 1976 को, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर के, देखो ऐसा नहीं कि आप ये ब्लेम कर दो, हाँ देखो भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रारंभ से ही सीरियस था। अलग बात थी कि इस सेक्टर के लिए उतना अधिक क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो पाई, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए भी आरबीआई बड़ा चिंतित था। और 19 फरवरी 1976 को, ठीक है, उन्होंने 16 फरवरी 1976 को आपको आईडीबीआई की स्थापना की गई, जो आरबीआई की एक सहायक संस्था थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सहायक संस्था थी, जो इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल वित्त को उपलब्ध कराती थी। तो इंडस्ट्रियल वित्त को उपलब्ध कराने के लिए 1976 में आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, ठीक है। और इसके अलावा अन्य बैंक भी इसके अंतर्गत खोले गए, ताकि लॉन्ग रन और आपको अन्य क्रेडिट उपलब्ध करा सके, ताकि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रॉपरली डेवलप हो सके। आपका मौद्रिक तथा, थर्ड आपका पॉइंट हो जाता है मौद्रिक तथा वित्त संबंधी सूचना का प्रकाशन। वित्त संबंधी सूचना का प्रकाशन, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पर जाइए, वहां पर आपकी इनकी जो भी पॉलिसी होगी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनका पब्लिकेशन में आप देख सकते हो, प्रकाशन में इनका देख सकते हो, इनके ऑब्जेक्टिव्स भी देख सकते हो, और इनका एनालिसिस रिपोर्ट भी आप देख सकते हो, जहां पर ये होता। और आपका है अगला पॉइंट हो जाता बैंकिंग विकास। बैंकिंग विकास के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? ये देश में क्या होता है, ना कि बैंकों को केवल नियंत्रण करता, बल्कि बैंकिंग विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। और ये सोचता है कि जो हमारे बैंक सेक्टर हो, इनके पास ज्यादा से ज्यादा पूंजी इकट्ठा हो, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहभागिता में भाग ले सकें, आर्थिक विकास सहभागिता में भाग ले सके, जिसके लिए इसने क्या किया, 1954 में 1954 में बैंकिंग सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए आपका बॉम्बे में ट्रेनिंग बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। और उस आपके साथ ही आप इसके बाद देखिएगा कि जो लीड बैंक योजना है वो बैंकों के आर्थिक विकास के कार्य में भागीदारी बनने के लिए ओपन किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार जो बैंकिंग सेवाएं होती हैं उनको के आर्थिक विकास में अच्छा योगदान दे सके, इसके लिए भी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रतिबद्ध है। तो ये मैंने आपके सारे पॉइंट आपको जो डिस्कस किए, मैंने बताया था कि आपके पास केंद्रीय बैंक के दो कार्य होते हैं। तो ये केंद्रीय बैंकिंग के कार्य अभी तक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए, जो अपने अभी तक पॉइंट डिस्कस किए हुए वो केंद्रीय बैंकिंग कार्य थे। अब हमारे पास अगर बात करते हैं तो साधारण बैंकिंग के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। साधारण बैंकिंग की तरह भी ये बैंक काम करता है, जिसमें आपका पहला पॉइंट होता है साधारण बैंकिंग के अंतर्गत, पहला पॉइंट है आपका जमा स्वीकार करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जमा स्वीकार करता है, ठीक है। ये क्या करता है, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों से जमा प्राप्त कर सकता है, किंतु इन जमाओं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज नहीं देगा। जो भी जमा स्वीकार करेगा उस पर ब्याज की दर 0 होगी, दैट इज नोटेबल पॉइंट, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों का क्रय विक्रय तथा पुनर्कटौती करते हैं, क्योंकि आपका जो व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारिक जो बिल होते हैं, व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती का कार्य आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जाता है, ठीक है। थर्ड, कृषि बिलों से संबंधित एक्टिविटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही समस्या सॉल्व करती है। चौथा पॉइंट है विदेशी विनिमय बिलों
विदेशी विनिमय बिलों को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखती है। पांचवा आपके पास होता है विदेशी विनिमय का क्रय तथा विक्रय। जैसे फॉरेन रिजर्व आपके पास करेंसी कम हो जाती है तो विदेशी करेंसी का क्रय तथा विक्रय कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्रय एवं विक्रय का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। छठा पॉइंट आपका हो जाता है विदेशी सरकारों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां रिजर्व बैंक के द्वारा ही खरीदी तथा बेची जाएगी। अब विदेश की कोई भी प्रतिभूति होगी आप ऐसे नहीं खरीद सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ही आप खरीद सकते हो। ठीक है, आपके पास केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम चलाऊ ऋण प्रदान करता है जिसकी अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होती है। तो कभी कभी काम चलाऊ ऋण, ठीक है, काम चलाऊ ऋण केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को कभी इमरजेंसी में आवश्यकता होती है तो 90 दिनों के लिए वो काम चलाऊ ऋण ले सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और वो ऋण से अपने जो कामकाज है उनको संपादित कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा आर्थिक विकास की दशा तथा दिशा को निर्धारित करने में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपका हुआ रिजर्व बैंक ऑफ